पूरे जिंदगी की चुनौती क्या है? 98% के साथ रहना। इसको चिंता है किसका अफेयर किससे चल रहा है, क्योंकि इसका तो चल ही नहीं रहा है कि चंगेज खान भारत में क्यों नहीं आया। हमें नहीं आया, खुशी की बात। अपने दिए को जलाने के लिए किसी जलते हुए दिए के करीब आना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होती ना, तुम सब ओलंपिक पे कम से कम 10 फैक्ट पे तैयार बैठे होते। जिसको ये सब खेल समझ में आने लगा, ओ मस्त, पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, ध्यान करेगा। और मेहनत जब मजा बन जाए तो वो मेहनत रहती ही नहीं। जो भी चीज मजा बन जाएगी वो मेहनत रहती ही नहीं। नहीं तो तुलसीदास लास्ट पे बैठ के नदी क्रॉस करते, आजकल बेचारे फिर चर्चा में हैं। उनको फिर ऊपर हचकी आ रही, यार देखो फिर यार परेशान किए। तुलसीदास ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने लिख दिया, लास्ट पे बैठ के बेचारे नदी पार कर गए। अब लास्ट पे बैठ के अगर कोचिंग करने जाना हो तो कोई जाए ही ना, अरे भैया बहुत दूर है कोचिंग, वहां नहीं जाएंगे। तो तुम्हें किसी भी चीज में सफल होने के लिए रस पैदा करना है, एकाग्रता अपने आप आ जाएगी। तुम कंसंट्रेशन के पीछे मत भागो, तुम रस के पीछे भागो। देखो ऐसा है, हम तो बताएं, इतिहास में एक गलती कभी मत करना, क्वेश्चन का एजम्पशन मत करना। गांधी जी नहीं होते तो क्या होता? गांधी जी हैं, पहले जो हैं वो पता कर लो। जैसे इन्होंने कहा कि चंगेज खान भारत में क्यों नहीं आया। हमें नहीं आया, खुशी की बात। और क्यों आता? जिसका वो पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मंगबरानी का, उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी कि भाई तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान। अरे उसने कहा बात मुसलमान की थोड़ी है, तुमको यहां का मौसम सूट नहीं करेगा। इल्तुतमिश को कर रहा है, तुम भी तो वहीं से आए हो। सब समझने वाली बातें हैं। उसने शरण नहीं दिया। अगर वो मुसलमान बन के दे देता, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मारता चंगेज खान इनको। इसलिए दुनिया में जो समझदार कौम है वो सिर्फ 2% है। पूरे जिंदगी की चुनौती क्या है? 98% के साथ रहना। गुटखा वाली गैंग, ये गुटखा वाली गैंग गुटखा खा के सड़क पे बैठ के इथिक्स की बात करती है। जहां तुम नहीं लड़ सकते हो ज्यादा, तो सपोर्ट में काउंटरमेंट बनवा दो। भाई चंद्रशेखर रावण अगर समाजवादी पार्टी से 2 सीट ले ले हैं और 2 सीट जीत जाए, तो अभी तो उसकी पार्टी नई नई पैदा हुई है ना, अभी उसके पास इतनी ताकत नहीं कि पूरे यूपी में वो चुनाव लड़ जाए। तो वो अखिलेश यादव से समझौता कर ले। अखिलेश यादव ने 5 सीट दे दी, 5 सीट वो जीत जाए, तो वजूद पैदा हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? अभी अखिलेश यादव की स्थिति कैसी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ताकत में है, जन समर्थन है, पैसा है। तो एक समझदार आदमी ताकतवर आदमी से समझौता कर लेता कि भैया आप खेलो, हम भी आपके साथ हैं, बस हो गए डिप्टी सीएम। ऐसे ही तो खेल चलता है। अपने दिए को जलाने के लिए किसी जलते हुए दिए के करीब आना पड़ता है। सबको यही करना है, ये खेल के नियम है, यही सब तो नियम है। और सौभाग्य से ये नियम सिर्फ 2% लोगों को समझ में आता, और कयामत तक 2% को ही आएगा। तुम जाके समझा के देखो बाहर लोगों को, इतना मारेंगे तुमको, तुम्हारा नाम ही तुम भूल जाओगे। जाओ बताओ भाईचारा। अरब कंट्रियां हैं, कहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिटीजनशिप देती हैं? दे दें ब्रदरहुड में, यही चिल्लाते रहते हैं भारत वाले, इस्लामिक भाईचारा, इस्लामिक भाई। कहां से आए जी बाबू जी? कहां से आए? बलिया से आए। पीछे खड़े जी, सब इनको कुछ मानते ही नहीं। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खुद ही कूदते रहते हैं, कुछ समझते ही नहीं। इसको चिंता है किसका अफेयर किससे चल रहा है, क्योंकि इसका तो चल ही नहीं रहा है, मरा हुआ है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कि हम सपना देखते हैं 2% का, और रहते किसके बीच में है? 98%। इलेक्शन में जातिवाद, और पापा एडमिट है हॉस्पिटल में, और प्लाज्मा चाहिए, और कोई दलित आके दे दिया, तब नहीं मना करोगे कि तुम दलित हो, हम नहीं लेंगे। तुम शूद्र हो, हम नहीं लेंगे, तब भी मना करो, तब भी मना करो कि हम नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम दलित का खून नहीं लेंगे, तब तो ले लोगे। किडनी चाहिए तो मुसलमान की भी ले लोगे। तो मेरी आदत है, किसी खून उनकी जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूं हाँ दिलवा देंगे। तो अगर मान लो हिंदू है और उच्च जाति का, तो मैं मुसलमान लड़कों को ही ले जाता हूं। मैं बताता हूं कि देखो मुल्ला है। अरे यार बदतमीजी कर रहे हो, जान जा रही, तुम मुल्ला बता रहे हो। मैंने कहा यार बता दे, नहीं तो तुम बाद में कहोगे, तुम कहते ना मुसलमान छूने लायक नहीं है। तब मैंने किसी को नहीं देखा विभेद करते हुए। इतने फ्रॉड लोग हैं इस कंट्री में। मैं तो असली जातिवादी उसको मानूं जो अपने जात का डॉक्टर ढूंढे, कि अब इलाज सिर्फ अपने जात के डॉक्टर से कराएंगे, जो अपने जात का टीचर ढूंढे। लेकिन इमोशनल जनता है, ये भड़का दिया चाबी अभी लगा के, नाच रहे ढोल वोल लगे, वो पता ही नहीं क्या हो रहा है, ही नहीं। हाँ बताओ। देखो पढ़ाई ने तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाला ही नहीं। क्यों पढ़ते हैं, क्या है पढ़ाई,
क्यों पढ़ना चाहिए, तुम यहाँ पता क्यों बैठे हो, किसी तरह नौकरी लग जाए बस, तुम यहाँ पढ़ने थोड़ी आए हो। अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई ये ले 4 क्वेश्चन इस बार आईएएस के मेंस में ये आएगा, तो तुम अभी चले आओगे कंफर्म? अरे एकदम, मैंने ही बनाया पेपर, अभी तुम उठ के चले आओगे। हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में पिछले 5 साल से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, तुम यहां बैठे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम उठा के देखो 5 साल से कोई क्वेश्चन ही नहीं आए। ओलंपिक का मोटो क्या है? मोटो टैगलाइन अभी तुम्हारे सामने की घटना है। अरे तुमने कहा भाड़ में जाए ओलंपिक, हम थोड़ी खेलने गए थे। लेकिन अगर तुम वाकई में पढ़े होते तो तुम्हारा दिमाग क्यूरियस होता, क्यूरियस, जिज्ञासा वाला। भैया अभी जवाब दे रहा पाएंगे, 10 मिनट रुकना पड़ेगा। तुम क्यूरियस होते, जो क्यूरियोसिटी होती ना वो तुम्हें ये सारी चीजें खुद ही फाइंड करवाती, क्योंकि मोबाइल तो तुम्हारे पास है। जिस मोबाइल में तुम 365 रील देख सकते हो, उसमें तुम गूगल पे जाके ओलंपिक पे भी तो देख सकते हो। पर तुमको यहाँ कुछ हुआ ही नहीं कि हुआ होगा ओलंपिक, हम थोड़ी जीते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा पढ़ते हैं, कि जब 16 साल पढ़ के कोई फर्क नहीं पड़ा जिंदगी में, तो ये 1 साल पढ़ के क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर एजुकेशन, क्यूरियोसिटी और इनसाइट नहीं पैदा कर पा रहे, इनसाइट मतलब यू आर एबल टू सी द थिंग्स फ्रॉम इनसाइड, कि अच्छा इसलिए हो रहा है। चतुर्लिंगम जो है 3 इडियट का, उसके पास इनसाइट नहीं है, टॉपर है वो, 2nd रैंक है उसकी, अमेरिका में नौकरी करता है, पर उसके पास इनसाइट नहीं है, यहां से फेल है। रैंचो, उसके पास इनसाइट है, और उस इनसाइट की वजह से वो किसी भी सिचुएशन में होता है उसको हैंडल कर लेता है। एजुकेशन का काम 2 है, एक क्यूरियोसिटी, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी, और ये स्कूल लेवल पे की जाती है, यहां थोड़ी की जाती है। एक तो क्यूरियोसिटी, अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होती ना, तुम सब ओलंपिक पे कम से कम 10 फैक्ट पे तैयार बैठे होते। कोई पूछे या ना पूछे, पर हमें तो जानना है ना, कोई जरूरी है कोई चीज पूछी जाएगी तभी बताओगे, पर वो थी नहीं तुम्हारे अंदर, और इनसाइट तुम समझते नहीं हो। अब अगर उसने तुमसे सवाल किया इंटरव्यू में कि यार भारत में औरतों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है यार, क्या मिसिंग है, तुम सीधे कहना सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिसिंग है सर, सीधे। अब आंख बंद करके सारी दुनिया की कंट्रीज देख लो, जहां जहां औरतें सताई जा रही हैं वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल। कोई बताओ एक कंट्री जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, औरतें सताई जा रही हो, है कोई कंट्री? देख लो, आंख बंद करके सोच लो, पर वो इसी पृथ्वी की कंट्री होनी चाहिए। तुमको एक सामान चाहिए यूएस से, और तुम अमेजोन पे जाते हो, और 5 दिन बाद वो सामान तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। नहीं है? नहीं है ऐसा? है? अरे हाँ या ना, हाँ हो या नहीं हो, 2 बातें। हाँ गजब आदमी है यार इंडिया का। यार फेमिनिस्ट? नो। अरे इतनी लड़कियां बैठी, बहुत मारेंगे बाप में। नो, मजाक में कह दो, ऐसे ही कह दो। यस, यहाँ लोग ऐसे ही कहते हैं। कौन कौन सीरियस फेमिनिस्ट है क्लास में? सूटो तो बहुत सारे लोग होंगे सीरियस फेमिनिस्ट। सीरियस? अच्छा, लिबरल फेमिनिस्ट हो? किस सेंचुरी में शुरू हुआ फेमिनिज्म? अरे यार बताना यार तुम लोग, यार कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ फेमिनिज्म? इनको पता ही नहीं, और ये फेमिनिस्ट है। कितनी मजेदार बात है। ये इस देश की सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। यहाँ लोग हिंदू हैं, उनको पता ही नहीं क्यों। यहाँ लोग मुसलमान हैं, उनको पता ही नहीं। क्या हो? मुसलमान है जी। क्यों? ये नहीं पता। अगर पता चल जाए तो वो अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान बन जाएं। फेमिनिज्म की शुरुआत हुई 18th सेंचुरी में। बहुत सारी, जब दिल्ली में कांड हुआ था तो कैसे सब, ना मेरी कोचिंग, मेरा कुछ भी नहीं। मतलब मैं भी सोचा था कि वाह भगवान, ना मैंने गाड़ी चलाई, ना मैं वहां गया पानी उधर करने, मैं कहीं था ही नहीं। जिस दिन इंसिडेंट हुआ, मैं राजस्थान में सेमिनार ले रहा था जयपुर में, और 28 को मैं लखनऊ में था। 29 को मैं पता चला कि मैं ट्रेंडिंग हूँ। मेरे शहर के लोग वो गए मेरे माँ के पास की, तुम्हारे लड़का का कोचिंग, तुम्हारे लड़का 3 लड़कों को मार दिया। मेरी माँ बेचारी सोची कि अरे यार, वो ऐसी इंसिडेंट ऐसा, मतलब वो आज भी वहां पानी भरा हुआ है। तब की तो छोड़ दो, टुडे वो बेचारे कैलकुलेट ही नहीं कर पाए कि 1 मिनट में इतना पानी भर जाएगा। ऐसा भी कोई चिल्लाए बाहर से कि सब लोग बाहर निकलो, पानी भर रहा है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भर ही रहा होगा ना, इतनी ऊंचाई पे बिल्डिंग है तो इतना जल्दी। ऐसा थोड़ी कि 1 मिनट में 25 फुट पानी हो जाएगा। पानी अगर भर रहा है तो धीरे धीरे भरेगा। वो बेचारे इसको सोच नहीं पाए, और वो 1 मिनट में 12 फुट पानी। और वो डोर्स जो उनके थे लाइब्रेरी वाले, वो बायोमेट्रिक थे, सब कोलैप्स कर गए, वो ट्रैप हो गया उसमें। और उसमें सारी गलती एमसीडी की थी। उसको पता है कि जहां पे मास है, पब्लिक है, बच्चे हैं, लाइब्रेरीज है, तो क्लियरेंस की जिम्मेदारी उनकी थी।